हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, सामने देखो, पहले मेरी तरफ। बाबू बात कर रहे थे स्टाफिंग प्रोसेस की। पहले थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 नए टॉपिक आज और फिनिश करने हैं। बाबू सबसे पहले हमने बात करी थी स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। याद आई होगी कुछ बात बेटा। 2 चीज़ों से डील करता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉई। नंबर ऑफ एम्प्लॉई निकालने के लिए बेटा मैं 2 एनालिसिस करता हूं। नाम बताना, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और वर्कफोर्स एनालिसिस एग्जिस्टिंगली ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, कितने ओवरबर्डन्ड है, कितने अंडरबर्डन्ड है। ये बात करी थी। फिर हमने बात करी थी बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉई की। बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉई जो आपको रिक्वायर्ड है बेटा, वो किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिक्वायर्ड है, किस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, क्या नेचर ऑफ जॉब उनसे परफॉर्म कराने वाले हो, क्या स्किल और क्या एबिलिटी उनकी होनी चाहिए। ये सब बातें टाइप ऑफ एम्प्लॉई है। उसके बाद हमने बेटा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन साथ साथ पढ़ा था। रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज द नेगेटिव वन। ठीक है ना बाबू। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बाबू रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब होता है इंड्यूस करना, मोटिवेट करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को कि आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा अपनी वैकेंसी को ना वाइडली एडवर्टाइज करने में विश्वास रखती है, क्योंकि जितना आप एडवर्टाइज करोगे उतने ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और जितने ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उतना ही आपका भला होगा बेटा। उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक सुटेबल एम्प्लॉय मिलने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव पर्सोनल मिलने वाला है। बाबू सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव। क्यों? नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हमेशा कम होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है ना बेटा। और सिलेक्शन का बेस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में बेटा? बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एज वेल एज द इंटरव्यू। ठीक है बाबू। उसके बाद हमने बात करी थी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर विच ही और शी इज सेलेक्टेड इज नोन एज प्लेसमेंट। एम्प्लॉय आया, उसको जगह दिखा दी, इस वर्क प्लेस पे आपको काम करना होगा, आप यहाँ बैठ सकते हो। ठीक है जी, हो गया प्लेसमेंट बेटा। उसके बाद हमने बात करी ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मीन्स एम्प्लॉय को फेमिलियर करना विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द सुपीरियर सबऑर्डिनेट, रूल्स रेगुलेशन, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव, सीईओ, एमडी, इन सबके साथ फेमिलियर कर देना बेटा, ये है ओरिएंटेशन। उसके बाद हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करी बेटा। ट्रेनिंग जनरली हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है बेटा, और जनरली इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन, जबकि डेवलपमेंट इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल द रिस्पेक्ट। ठीक है ना बेटा। डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं होती। दूसरी बात, डेवलपमेंट का जॉब पोजीशन से रिलेटेड होना जरूरी भी नहीं है। ये बात कर ली थी। परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला था मैंने, आज दोबारा बोलूंगा बेटा। परफॉर्मेंस अप्रेजल है 6th हेडिंग। 7th वन है बेटा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ठीक है ना बेटा। तो 6th और 7th साथ साथ समझेंगे बेटा। कल मैंने बोला भी था 7th हेडिंग लिंक्ड है बेटा 6 के साथ। तो बेटा सबसे पहले 6th हेडिंग फिर 7th हेडिंग की चर्चा करेंगे। बाबू हेडिंग का नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सामने देखना मेरी तरफ, अभी मेरी तरफ ही देख रहे हो आप। रीडिंग का टाइम दूंगा यार, टेंशन मत लो। एम्प्लॉय को आपने 6 महीने की ट्रेनिंग दे दी है बेटा, या 3 महीने की ट्रेनिंग दे चुके हो 5th स्टेप तक। ट्रेनिंग देने के बाद कुछ टाइम तक तो बेटा हम उसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल नहीं देखते। ठीक है ना। हम चाहते हैं बेटा वो अपना फ्रीली काम कर सके बेटा, उसको भी मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का, जो भी उसने ट्रेनिंग में सीखा कर लें दो जो बेटा जो कर रहा है। लेट सपोज बेटा 6 महीने तक, ट्रेनिंग के भी 6 महीने तक हमने उसे नहीं छेड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? आज हम सोच रहे हैं, आज एचआरएम सोच रहा है कि मेरे को इसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है बेटा। और बेटा इवैल्यूएशन जब करेगा तो या तो बेटा रिपोर्ट अच्छी होगी, आपकी रिपोर्ट खराब होगी। 2 ही किस्से हो सकते हैं बेटा। बाबू अब होगा क्या? मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लेस था, और बेटा एचआरएम के दिमाग में कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है कि इस जॉब पोजीशन पर एवरेजली इतना काम दिन में होता है, और ये 180 दिन हो गए हैं इसे काम करते हुए, और मान लो एवरेजली 100 यूनिट एक डिपार्टमेंट में बन जानी चाहिए जिस डिपार्टमेंट में आप प्लेस्ड हो, तो बेटा एचआरएम के हिसाब से 18,000 यूनिट बन जानी चाहिए। वो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है बेटा अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड,
और जो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है वो आपकी करंट परफॉर्मेंस भी है एज वेल एज पिछले 6 महीने की आपकी पास्ट परफॉर्मेंस भी है। ठीक है जी, रजिस्टर मंगा लिया जी, टोटल करो इसने कितनी यूनिट बनाई 180 दिन में। टोटल करने बैठे, मान लो बेटा 17,000 बनी, और ऐसा भी हो सकता है मान लो बनी 20,000। बेटा एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो HRM के दिमाग में, या तो उससे ज्यादा टारगेट हो सकता है या उससे कम हो सकता है टारगेट। चलो जी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हेडिंग यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब ये बात बहुत आराम से समझना बेटा, देखो नाम जरूर प्रमोशन है, पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ प्रमोशन ही होता है बेटा। प्रमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है बेटा, डिमोशन भी हो सकता है। इफ योर अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, HRM के दिमाग में 18,000 यूनिट बननी चाहिए, यूनिट बनी 20,000, आपकी अप्रेजल रिपोर्ट बहुत अच्छी आई भाई, ये तो आपने तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर दिया। क्या करें बेटा, प्रमोट कर दो। और आपको बता देता हूं ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला प्रमोशन सबसे जल्दी होता है, दिखाई दे रहा होगा 6 महीने में प्रमोशन भी हो गया बंदे का। सबसे पहला प्रमोशन सबसे जल्दी होता है, उसके बाद गाड़ी थोड़ी सी पटरी से उतर जाती है, फिर धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल 3 साल ऐसे रखते हैं। तो बेटा अगर अप्रेजल रिपोर्ट खराब हो तो क्या करें, टारगेट था 18,000 यूनिट का जो दिमाग में लेकर चल रहा है HRM, आपने बनाई 17,000 यूनिट, तो बेटा 2 ही रास्ते बचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, या तो आपका कर दो ट्रांसफर या आपका कर दो डिमोशन। आप अच्छा प्रमोशन और डिमोशन से क्या समझते हो, एक पोजीशन पे आप काम करते हो बेटा, प्रमोशन होता है उससे ऊंची पोजीशन दे देना, और डिमोशन क्या होता है बेटा, उससे नीचे वाली पोजीशन पर आ जा। ठीक है ना बेटा, अगर आपकी अप्रेजल रिपोर्ट खराब है या तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, अगर डिमोशन नहीं भी किया जाएगा तो बेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर क्या होता है, आपकी रैंक सेम रहेगी, आज जिस रैंक पे काम करते हो बेटा उसी रैंक पे काम करोगे, लेकिन डिपार्टमेंट बदल जाएगा। आपको बोला कि अच्छा हमें लग रहा है आपका प्रोडक्शन में मन नहीं लग रहा, हर कोई 18,000 यूनिट बना लेता, आपने 17,000 बनाई। जिसको मर्जी देख लो, पिछले 500 एम्प्लॉय की हिस्ट्री देख लो, सबने 18,000 बनाई है, आपने ही नहीं बनाई। इसका मतलब आपका प्रोडक्शन में दिल नहीं लग रहा, चलो छोड़ो, कल से आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करो। रैंक सेम है बेटा, लेकिन आपको उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया किसी और बेटा डिपार्टमेंट। तो बेटा नाम जरूर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ प्रमोशन ही होता है, इट मे बी डिमोशन, इट मे बी ट्रांसफर। नहीं जरूरी नहीं है नेगेटिव, ट्रांसफर में भी पॉजिटिव, अभी करेंगे चर्चा, अभी मेरा अगला टॉपिक ट्रांसफर ही है। बाबू लास्ट हेडिंग इज कंपनसेशन, लास्ट हेडिंग है कंपनसेशन। देखना जरा मेरी तरफ बेटा, कंपनसेशन का मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय। अब भाई एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो गई, एम्प्लॉय की जॉब प्लेसमेंट हो गई, प्रमोशन हो गया, एम्प्लॉय फ्री में तो काम नहीं करता, सैलरी लेगा, पैसे तो चाहिए ना बेटा, यही कंपनसेशन है। कंपनसेशन मतलब होता है ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, किसी भी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड जो आप एम्प्लॉय को देने वाले हो बेटा वो कंपनसेशन का पार्ट होगा। बेटा कंपनसेशन 2 तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। बेटा डायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जो एम्प्लॉय को आज मिलेगी और कैश मिलेगी। इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है बेटा या तो आज नहीं मिल रही, फ्यूचर में कभी मिलेगी, या बेटा कैश नहीं मिल रही। समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। सैलरी डायरेक्ट कंपनसेशन है, आज मिलेगी और कैश मिलेगी। बोनस, कमीशन, बेटा ये सब डायरेक्ट कंपनसेशन है, आज ही मिलेगा और अभी मिलेगा और नगद मिलेगा बेटा। बाबू इनडायरेक्ट कंपनसेशन या तो आज नहीं मिलेगी या नगद नहीं मिलेगी। समझाने के लिए बोलता हूं, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, आप ऑर्गेनाइजेशन में आए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को डर है भाई एक्सीडेंट हो जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मशीन से चोट खा जाते हैं एम्प्लॉय। उन्होंने क्या करा, आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया बेटा, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहा है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, आप नहीं पे कर रहे। बाबू कंपनी के एंगल से देखोगे तो कंपनी खर्चा कर रही है, कंपनी तो खर्चा कर रही है आपके ऊपर। मैं क्या बोल रहा था, कंपनसेशन क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय, ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। चाहे बेटा आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये आज तो नहीं मिल रहा ना, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, 20 साल बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी बेटा 25-30 लाख रुपए आप ही को मिलना है। किसको मिलेंगे, आप ही को तो मिलेंगे बेटा। ऑर्गेनाइजेशन ने आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं बेटा। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको चलाने को कार दे रखी है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैट में रहते हो,
बेनिफिट कैश नहीं मिल रहा बेटा, मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट क्या होता है, या तो कैश नहीं मिल रहा बेटा, या बेटा आज नहीं मिल रहा, ठीक है ना बेटा। तो बाबू फ्लैट में दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने रहने को, ऑर्गेनाइजेशन तो खर्चा कर रही है आपके लिए, आपको नहीं लग रहा कि कैश कुछ आ रहा है, तो रिवॉर्ड तो है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन की कार में घूमते हो बेटा, BMW दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने चलाने को, ठीक है ना। तो बाबू क्या है, आज ही तो बेनिफिट, आज सॉरी नगद बेनिफिट नहीं मिल रहा, बेनिफिट तो मिल रहा है बेटा। तो ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय इज नोन एज कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जो आज मिल जाती है, जो कैश मिल जाती है। इनडायरेक्ट वो होती है बेटा जो या तो हो सकता है आज ना मिले, जैसे LIC और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आज नहीं मिल रहा बेटा, और ये बेटा कैश नहीं मिल रहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं बेटा। प्रोविडेंट फंड पे चलो अगर करना चाहोगे चर्चा 15 मिनट जाएंगे, मेरे को किसी और जगह चर्चा करनी है डायरेक्टिंग में, ठीक है ना, अगला चैप्टर है, मैं इसलिए प्रोविडेंट फंड को छेड़ नहीं रहा। चलो छेड़ना छेड़ लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, वरना तुम कह दो कि बाहर निकलते भैया को आता नहीं, आज पढ़ाया नहीं भैया ने, तो ऐसे ही नहीं करते हम, जबकि तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा। चलो खैर करते हैं बात, प्रोविडेंट फंड की बात कर लो बाबू। अगेन प्रोविडेंट फंड होता क्या है मैं अभी बता देता हूं, ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन है, ये आज नहीं मिलता, इसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, बड़े आराम से सुनना। प्रोविडेंट फंड को बेस से समझना है तो बेटा ऐसे ही समझा जाएगा। बाबू आपने कभी किसी इंसान को ऐसे कहते हुए सुना होगा, अगर आप किसी से पे पैकेज पूछते हो उसका, पहली बात तो इंसान जनरली कभी सच नहीं बताता, और बताता है तो कैसे बताता है मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरा पे पैकेज 12 लाख है और कट कुटा के मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आता है, यानी कि इन हैंड मेरे को 10 लाख रुपए बचता है। कभी ऐसे सुना आपने किसी को कहते हुए कि मेरा पैकेज 12 लाख है? कभी भी पैकेज मंथली नहीं बताया जाता, ये भी बात ध्यान रख लेना, हमेशा एनम बताया जाता है, पर एनम। बेटा कोई इंसान बोलता है कि मेरा पैकेज 12 लाख है और इन हैंड 10 लाख आता है। भाई जब तेरा पैकेज 12 लाख है तो इन हैंड 10 क्यों आता है, ये 2 कहाँ चला जाता है भाई? बेटा 2 जगह पर चला जाता है इन 2 लाख में से पैसा। एक इनकम टैक्स, आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपको जो सैलरी दे रहा है उससे टैक्स काट के पहले ही सरकार को जमा करा देता है, वो आपको जमा नहीं करानी होती, आपकी सैलरी में से पहले ही काट के वो जमा करा देता है। मान लो बेटा इसमें से 50,000 रुपए का इनकम टैक्स था जो 2 लाख रुपए कटे हैं, और बेटा 12,500 रुपए महीना आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो। आपकी 1 लाख रुपए महीना सैलरी है, 12 लाख, उसमें से 12,500 रुपए महीना आप प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं मैक्सिमम इट मे बी 12%, आपकी सैलरी का ज्यादा से ज्यादा 12% डाल सकते हो, ये 12.5% हो गया। लेकिन मान लो एग्जाम्पल फेयर एस्टिमेट, ये बहुत आराम से समझना, आपको फ्यूचर में जरूर बेटा फायदा देगा अगर आज सुन लोगे बात, वरना बेटा 10 टीचरों पे घूम लेना, प्रोविडेंट फंड समझ नहीं आता बच्चों को। बेटा 12,500 रुपए आप जमा कर रहे हो, और इंडिया में नियम है बेटा जितने प्रोविडेंट फंड में आप पैसे जमा करते हो उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी जमा करता है, यानी कि 12,500 रुपए महीना आप जमा कर रहे हो, 12,500 रुपए महीना आपका एम्प्लॉयर जमा कर रहा है। और आपको बता देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, कभी भी समझना है ना प्रोविडेंट फंड क्या चीज है, एक बैंक अकाउंट है, और सच में ही बैंक अकाउंट होता है बेटा। 12,500 रुपए आपने डाले, 12,500 रुपए आपके मालिक ने डाले, आपके एम्प्लॉयर ने डाले, कितने रुपए जुड़ रहे हैं जी? 25,000 रुपए महीना। ये कब मिलते हैं बेटा? अपॉन रिटायरमेंट ऑफ द पर्सन, रिटायरमेंट से पहले नहीं मिलने वाले आपको। और मैं बोलता हूं आज आपकी एज 30 ईयर्स है, 30 साल जॉब के आपके पास हैं, पहले महीने जुड़े 25,000 रुपए, दूसरे महीने तक 25,000 रुपए के ऊपर ब्याज लग चुकी होगी, बैंक अकाउंट है ना, ब्याज मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको? अगले महीने फिर 25, फिर 25, 25 साल बाद कितने हो गए? 3 लाख आपने जमा करा है, 25,000 रुपए महीना करके, ब्याज भी जुड़ रही है। 30 साल, अब मजा आएगा बेटा, अब जैसे जैसे रकम बढ़ने लगी वैसे वैसे मजा आता है बेटा। हाँ जी, पहले साल 3 लाख जमा हुए और 30 साल की नौकरी है, 30 साल में कितने हो गए? अब आज तो निकलेगी नहीं, अब बता दो, 90 लाख रुपए हो गए। ये भी बता देता हूं बेटा 14 साल में आज की तारीख में पैसे डबल हो जाते हैं। तो 14 साल तक आपने जितने जमा किए होंगे, यानी कि 42 लाख जमा किए होंगे, तो अगले 14 में वो तो 84 पहले ही हो चुके हैं, ये कितने पैसे बैठेंगे भाई?
जब आप रिटायर होगे तो बेटा बैठ जाएंगे कुछ 1.25 करोड़ रुपए के आसपास, 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बैठेंगे बेटा। आप रिटायर हुए, आपको बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया ये लो 1.25 करोड़ रुपए आपके। तो बेटा ये होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। बेनिफिट का नाम है प्रोविडेंट फंड। ये बेटा मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है, जो या तो आज नहीं मिलेगी या कैश नहीं मिलेगी। ये आज नहीं मिल रही बेटा। आज तो नौकरी कर रहे हो ना, आज तो बड़ा हाथ तंग रहता है आपका, लाख मिलते थे 12,500 काट देते हैं, 12,500, वो फ्यूचर में पता लगता है बेटा। यार आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आने लगेंगी और मैं चाहता हूं आप लेग पुलिंग करो दबाकर। हाँ देखो, प्रोविडेंट फंड दोनों जगह पर है, प्राइवेट जॉब में भी है, पब्लिक जॉब में भी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोविडेंट फंड इज अ बैंक अकाउंट। तो बेटा बैंक अकाउंट की तरह सोचो ना इसको, मुश्किल करने, कॉम्प्लिकेट जब करोगे आप करोगे, मैं नहीं करूंगा कॉम्प्लिकेट। कई बार बच्चे बोलते हैं कि जॉब स्विच कर ली तो, जॉब छोड़ दी तो। सर क्या फर्क पड़ता है, आपने जॉब स्विच कर ली, एक जॉब छोड़ी दूसरी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या दिक्कत है। बैंक अकाउंट नंबर है, नए एम्प्लॉयर को जाके बैंक अकाउंट नंबर दे देना। आपके बैंक से कोई और पैसे निकाल सकता है क्या, तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट से कैसे निकाल सकता है, साइन तो आप ही के होने वाले हैं ना। कॉम्प्लिकेट आप करते हो चीजों को, मैं नहीं करता बेटा। मैंने आपको बोल दिया सबसे सिंपल बात बैंक अकाउंट है, बस आप बताओ दिक्कत क्या है। हाँ जी सर। सर देखो ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें अलाउ किया जाता है कि आप 25% तक पैसा निकाल सकते हो। इन केस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, उसके घर में उसकी बेटी की मैरिज है, 2-3 बेटा क्लॉजेस गवर्नमेंट ने छोड़े हुए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा हुआ, लेकिन 25%। बाकी तो रिटायरमेंट में मिलेगा, क्योंकि जो उसका काम है अगर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा तो फिर बेटा बात ही क्या रहेगी। प्रोविडेंट फंड का पर्पस है रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर वही नहीं बचेगा रिटायरमेंट तक तो बेटा फिर काहे की चीज बनाई आपने, तो पर्पस डिफीट नहीं कर सकती गवर्नमेंट उसका। हाँ तो क्या होगा, जब आपकी रिटायरमेंट की रेंज खत्म होगी तभी मिलेगा वो पैसा। मत कटवाओ, आपको लगता है कि मैंने जॉब नहीं करनी इतने टाइम, मत लो बेनिफिट, हटायत हो जाएगी, मिल जाएगा। नॉमिनी को मिल जाएगा बेटा, हर बैंक अकाउंट का एक नॉमिनी होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट का भी नॉमिनी होता है, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉय नहीं रहा बेटा, उसके पैसे मिल जाएंगे बेटा फैमिली को, जो भी नॉमिनी होगा बेटा, लीगल हायर। पेंशन कर लो बात, पेंशन पे भी, पेंशन भी एक ऐसा बेनिफिट है जो आज नहीं मिलता बेटा, ठीक है ना। अगेन पेंशन लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है, और वो भी बता देता हूं बेटा, 2005 इज द लास्ट ईयर जब आपको पेंशन दी जाती थी। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट 2006 के बाद कभी भी हुई है तो बेटा पेंशन नहीं मिलती। सरकारी कंपनियां ही देती है, पहली बात बता रहा हूं बेटा, सिर्फ सरकार देती है पेंशन, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सरकारी में भी काम कर रहे हो बेटा, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में, लेकिन 2006 के बाद आपकी नौकरी लगी थी तो पेंशन नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर था बेटा 2005, जिनकी नौकरी 2005 तक लगी है सिर्फ वही पेंशन के लिए एलिजिबल है। और पेंशन क्या होता है बेटा, जिस दिन आप रिटायर होते हो, एट द एज ऑफ 60 आप रिटायर हुए, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, मान लो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख, आखिरी सैलरी जो आपने ली थी बेटा वो 1 लाख ली थी। पेंशन क्या होता है, घर बैठे बिठाए बेटा आपको आपकी सैलरी का आधा पोर्शन मिलने लगता है। नौकरी से रिटायर हो गए हो, घर बैठे हो, 50,000 रुपये महीना आ रहा है, गिनी जाओ 50,000 रुपये महीना, ठीक है बेटा। ये पेंशन होती है, जब तक आप जिंदा रहोगे आपको मिलेगी, आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को मिलेगी, और बेटा उसके मरने के बाद किसी को नहीं मिलेगी। स्पाउस क्या होता है वैसे, यही तो मिथ है। हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड भी स्पाउस है। स्पाउस मतलब दोनों होते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों, ठीक है ना जी, बात ओके। बढ़े अब आगे, पेंशन प्रोविडेंट फंड समझ आया। पेंशन आज मिलती है, आज 30 साल के हो आप, ऑर्गेनाइजेशन आप आज दे रही है कि आपको कुछ नहीं दे रही बेटा, तो ये भी क्या होगी, इनडायरेक्ट कंपनसेशन। या तो आज नहीं मिलती बेटा या कैश नहीं मिलती। बढ़े आगे, चलो जी बेटा, एक बार आप एक काम कर दो, जितना मैंने अभी तक स्टाफिंग प्रोसेस समझाया ना, एक बार रीड करके फटाफट से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा सामने देखना मेरी तरफ, एक काम करते हैं, पहले हम फटाफट से हेडिंग रिवाइज करते हैं स्टाफिंग की, और फिर मैं आपको बताता हूं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। बेटा 8 स्टेप से मिलकर बना है स्टाफिंग प्रोसेस। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। ये 8 स्टेप है। आपको बता देता हूं, इसमें से 3 स्टेप ऐसे हैं बेटा जो बहुत बड़े बड़े 3 टॉपिक है, और जब वो 3 टॉपिक कर लेंगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी कि रिक्रूटमेंट आपके पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे आज चर्चा रिक्रूटमेंट पे करनी है। 2 दिन के बाद बेटा चर्चा करनी है सिलेक्शन पर, और उससे 1 दिन के बाद चर्चा करनी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर। कुछ 5 से 6 दिन का चैप्टर बचा है बेटा, ठीक है ना। ये 3 बड़े बड़े टॉपिक हैं। अभी 3 स्टेप थे, ये रिक्रूटमेंट एक स्टेप पढ़ा हमने, सिलेक्शन एक स्टेप पढ़ा और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक स्टेप पढ़ा बेटा। अब ये नए टॉपिक है बड़े तगड़े तगड़े, ठीक है जी। आप सामने देखेंगे मेरी तरफ बेटा, मैं रिक्रूटमेंट पे चर्चा स्टार्ट करूंगा। पहले समझेंगे बेटा, रीड करने के लिए बहुत टाइम होता है और मैं हमेशा देता हूं, बाबू जल्दी मत करा करो रीड करने की। लो जी बेटा, बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, और बेटा रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। सुनना प्यारे बच्चों, रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है बेटा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी पहले इसका मतलब समझेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब बेटा कई बार जो मुझे कैंडिडेट चाहिए ना, जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकल गई कोई, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा स्कूल है, ठीक है। आज वैकेंसी निकल गई बेटा, एक टीचर 9th-10th में सोशल साइंस पढ़ाता था बेटा, चला गया आज, ठीक है। अब मेरे को इस वैकेंसी को फिल करना है बेटा, मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? कई बार बेटा जो आपको रिक्वायर्ड कैंडिडेट है विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस इज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को एक पर्सन चाहिए बेटा, मान लो मेरे दिमाग में सोच है कि यार 9th-10th को एसएसटी पढ़ाने के लिए मुझे ना एमए क्वालिफाइड टीचर चाहिए, जिसने एमए किया हो प्लस बीएड हो, वो मैं उसको रिक्रूट कर लूंगा, और उसके पास अगर 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो मजा ही आ जाएगा। मेरे पास एक टीचर है बेटा, 9th-10th में इंग्लिश पढ़ाती है, वो एमए क्वालिफाइड है और डबल एमए है, इंग्लिश में भी किया उसने, सोशल साइंस में भी किया, एमए भी है बेटा, बीएड भी है बेटा, और 5 साल से बेटा ट्यूशन भी दे रही है सोशल साइंस की, लेकिन हमने स्कूल में उससे इंग्लिश ही पढ़वाई थी आज तक। सर हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जो आपको कैंडिडेट चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले ही अवेलेबल है बेटा, जितनी क्वालिफिकेशन जितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी उसके पास है बेटा। तो ऐसे केसेस में बाहर क्यों जाना भाई? कल से उसे कह दिया ना बेटा चलो पढ़ाना शुरू करो आप 9th-10th को सोशल साइंस में। तो बेटा ये होता है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जब मैं रिक्रूटमेंट कोई वैकेंसी को बाहर जाकर फिल नहीं करता बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर से फिल करता हूं बेटा, यही इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। और बेटा जब मैं बाहर जाकर फिल करूंगा इस वैकेंसी को तो बेटा इसे मैं क्या बोलूंगा? एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? इंटरनल सोर्सेस क्या, एक्सटर्नल क्या? बेटा ये 2 तरीके से होता है, ये 10 तरीके से होता है, ठीक है। पहले 2 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले 2 निपटा लो, बर्डन कम हो जाएगा, फिर 10 करेंगे, ठीक है ना बेटा। आज पहले इनके बारे में जान लो, 2 और 10 जितने भी हो जाएंगे उतने कोशिश करते हैं। फिर इसकी मेरिट और डीमेरिट भी है, दोनों की हमारे कोर्स में। मेरिट डीमेरिट करेंगे बेटा कल या परसों, पहले ये फिनिश करेंगे बेटा ये कौन कौन से मेथड से हो सकता है। लो प्यारे बच्चों समझना, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है बेटा। पहले का नाम है ट्रांसफर, मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा था, आपने पूछा था ना, मैंने कहा था मेरा टॉपिक है आज का, अब करूंगा चर्चा बेटा। दूसरा है प्रमोशन। 2 तरीके से हो सकता है बेटा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक का नाम है बेटा ट्रांसफर और दूसरे का नाम है प्रमोशन। बेटा कल मैंने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के दूसरे नाम बताए थे। रिक्रूटमेंट को क्या बोलता हूं मैं प्यार से? पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, और सिलेक्शन को नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। कभी पेपर में इनका नाम भी ऐसे नहीं आता, ट्रांसफर और प्रमोशन। बेटा समझाता हूं क्या नाम आता है। पहले आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, ये डायग्राम अगर मैंने बहुत सारे बच्चों के सामने नहीं बनाया तो पहले इस डायग्राम पे चर्चा हल्की सी, फिर बेटा टॉपिक पे वापस। सामने देखना, जिन्होंने मुझसे कभी नहीं सुना ये डायग्राम बेटा आराम से सुन लो पहले इसके बारे में, ठीक है ना, वरना प्रॉब्लम आप क्रिएट कर दोगे थोड़ी देर के बाद। सुन लो बाबू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, देन लोअर लेवल, और आपको बता देता हूं इसके बाद एक 0 लेवल भी होता है जिसको हम वर्कर बोलते हैं।
यानी कि 0 लेवल पे काम करते होते हैं वर्कर। ठीक है, डायग्राम में कोई भी बुक डिनोट नहीं करती, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, बाबू इस डायग्राम को बनाने का तरीका यही है, एक पिरामिड आपको बनाना है। ठीक है ना बाबू, ऐसे क्यों नहीं बना सकते हम? मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल? क्योंकि बेटा ये डायग्राम अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई काम करते हैं। सुन लो, टॉप लेवल का पिरामिड सबसे छोटा है बेटा, ये इंडिकेट करता है टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं। और बता देता हूं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 किसी भी टॉप लेवल पे 12 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। टॉप लेवल पे 12 से ज्यादा बंदे नहीं हो सकते बेटा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा मिडल लेवल होता है, इसका पिरामिड टॉप लेवल से बड़ा है, यानी कि इस लेवल पर बेटा टॉप लेवल से ज्यादा लोग काम करते हैं। और आपको बता देता हूं, मिडल लेवल पर सारे मैनेजर काम करते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ देना। मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा है, चैप्टर 1 की चर्चा है, जनरल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर। इसके अलावा मैं किसी मैनेजर का नाम लूं बेटा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से मिडल लेवल। देखो मैं बहुत सारों के नाम ले सकता हूं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, पता नहीं कितने और हो सकते हैं। सब कहाँ काम करते हैं? मिडल लेवल पे ही काम करते हैं सारे मैनेजर्स। ठीक है बेटा, और मैनेजर का काम पता है क्या होता है बेटा? टू गेट वर्क डन थ्रू अदर, दूसरों से काम निकलवाना, खुद नहीं काम करता है। ठीक है बेटा। लोअर लेवल, इसका पिरामिड और बड़ा है बेटा, यानी कि बेटा इस पे इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है ना बेटा। और अगर वर्कर का सोचोगे तो पिरामिड बहुत ही बड़ा होता है भाई, क्योंकि लाखों की स्ट्रेंथ में बेटा वर्कर ही होते हैं। ठीक है ना। लोअर लेवल पे कौन लोग काम करते हैं बेटा? सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर्स, जो बेटा क्या करते हैं, इनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं। हर 500 एम्प्लॉय के ऊपर 2 सुपरवाइजर बिठा रखे हैं आपने बेटा, हर 500 एम्प्लॉय के ऊपर 2 सुपरवाइजर। उनके काम चेक कर रहे हैं बेटा, उनकी फिनिश गुड्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक बनाया कि नहीं बनाया बेटा, इनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा ना करे बेटा, डिसिप्लिन इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारे काम बेटा लोअर लेवल जॉब पोजीशन के हैं, जो वर्कर के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। टॉप लेवल पे कौन कौन लोग काम करते हैं मैंने बताया नहीं, लेकिन बता देता हूं, सबसे तगड़ी जॉब पोजीशन जो आपने कभी भी सुनी है वो सब टॉप लेवल होता है। बोलने के लिए बोल देता हूं बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी सुना है? एमडी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल की जॉब पोजीशन है। जितने तगड़े बंदों के नाम आज तक सुने आपने, सब टॉप लेवल पे काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते हैं। चलो अब सुनना बेटा काम की बात। बाबू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 मेथड से होता है, या तो ट्रांसफर या तो प्रमोशन। अब सुनना बेटा, बहुत काम की बात। बेटा मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल। ठीक है, एक टीचर 11-12 को इकोनॉमिक्स पढ़ाता था और आज बेटा उसने स्कूल को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, मुझे वैकेंसी फिल करनी है, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जाऊं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जाऊं। मैंने सोचा यार क्लास 12th को इको पढ़ानी है, मेरे को एमए एमएड चाहिए पर्सन, जो एमए हो इकोनॉमिक्स में बेटा और उसने एमएड की हुई हो। ठीक है ना, बीएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहा हूं, मैं तो एमएड मांग रहा हूं, और टीचिंग एक्सपीरियंस उसके पास 8-9 साल का होना चाहिए, 12th पढ़ानी है। ठीक है जी बेटा, मेरे स्कूल में एक टीचर 9-10th को सोशल साइंस पढ़ाती है, शी इज एमए एमएड, और बेटा उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का। तो मेरे पास क्या रास्ता है बेटा? अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के साथ पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, तो मैं बाहर क्यों ताका जाके करूं? मैं उसे क्या कहूंगा बेटा, कल से तू पढ़ाना शुरू कर दे, छोड़ दे 9-10। जनरली बेटा होता पता है क्या है, एक प्रमोशन ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सीरीज ऑफ प्रमोशन चलाता है। एक प्रमोशन का मतलब खाली एक प्रमोशन नहीं, एक प्रमोशन का मतलब 5 प्रमोशन कम से कम। अब जो 9-10 की वैकेंसी क्रिएट होगी उसका क्या? जो 6, 7, 8 टीचर पढ़ाती थी वो 9-10 पढ़ाएगी, और 6, 7, 8 में वैकेंसी क्रिएट होगी, एक टीचर 4, 5 में पढ़ाती थी बेटा वो पढ़ाएगी, और 4, 5 इसके लिए बेटा बाहर से एक स्टाफ ले आओ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती है। टॉप लेवल पे वैकेंसी क्रिएट हुई, सीईओ की डेथ हो गई, मिडिल लेवल पे फाइनेंस मैनेजर काम करता है, फाइनेंस मैनेजर को उठाया सीईओ बना दिया, तो यहां वैकेंसी क्रिएट होगी। लोअर लेवल से एक पर्सन के उठाया बेटा, मिडिल लेवल पे पहुंचा दिया, तो लोअर लेवल पे वैकेंसी क्रिएट होगी। एक वर्कर को उठाया, लोअर लेवल पे पोस्ट कर दिया,
कहां रहेगी वैकेंसी? वर्कर हजारों मिल जाएंगे, बुला लो किसी को। छोटे टीचर हजारों मिल जाएंगे बेटा, बड़े टीचर के लिए आप फेथ करो बेटा अपने खुद के एम्प्लॉय पर। समझ आई बात? एक प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में सीरीज ऑफ प्रमोशन चलाता है बेटा, ठीक है। और बेटा ऐसा भी हो सकता था एक टीचर 11th 12th में ही बिजनेस स्टडीज पढ़ाता है, आपने 9th 10th के टीचर को नहीं कहा, आपने उसको कह दिया कल से इकोनॉमिक्स तू पढ़ा लियो। सुन लो, 11th 12th का टीचर कल भी वो 11th 12th पढ़ाता था और आज भी बेटा वो 11th 12th ही पढ़ा रहा है, क्या कुछ बदला? बेटा इससे बोलते हैं ट्रांसफर, कि आप जिस रैंक पर थे उसी रैंक पर रह गए, आपकी रैंक नहीं बदली बेटा। और बाबू आप कल 9th 10th के टीचर थे, आज से 11th 12th के टीचर हो, ये क्या है? ये प्रमोशन। और आपको बता देता हूं बेटा इसका दूसरा नाम, प्रमोशन इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। सुन लो बेटा क्या बोल रहा हूं, प्रमोशन इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। बेटा वर्टिकली शिफ्ट होते हो प्रमोशन में बेटा। और ट्रांसफर इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। सुन लो बेटा, आप लोअर लेवल पर इंस्पेक्टर थे बेटा, आज से आपके इंस्पेक्टर की जॉब खत्म, सुपरवाइजर की जॉब शुरू। बेटा सुपरवाइजर भी लोअर रैंक पे ही काम करता है, तो आपका क्या बदला? कुछ भी नहीं बेटा, आपका रैंक, आपकी स्टेटस, आपकी जॉब पोजीशन सेम, आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम, आपकी सैलरी, आपके पे पैकेजेस सेम, आपकी फैसिलिटीज सेम, कुछ नहीं बदला, बस नाम बदल गया। सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर नहीं रहे, सुपरवाइजर बन गए। बेटा आप कल तक प्रोडक्शन मैनेजर थे, आज मार्केटिंग मैनेजर बना दिया गया, बदला क्या? ट्रांसफर इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। सिर्फ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते हो बेटा, ना तो रैंक बदलेगी, ना स्टेटस, ना पोजीशन, ना अथॉरिटी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना पे पैकेजेस, ना फैसिलिटी, कुछ नहीं बदलेगा बेटा। जितनी सैलरी वहां थी उतनी सैलरी यहां है बेटा, जो फैसिलिटी वहां थी बेटा वही फैसिलिटी यहां पर है, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां थी वही यहां पर है बेटा, जो रैंक जिस स्टेटस पे काम करते थे वही है, कुछ नहीं बदला बेटा। कल तक एमडी थे, आज ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बना दिए गए, कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, ठीक है ना बेटा। ट्रांसफर इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एंड प्रमोशन इज वर्टिकल शिफ्टिंग, ठीक है ना बेटा। सुनना, कल तक वर्कर लेवल पे काम करते थे, आज बेटा लोअर लेवल पर प्रमोशन कर दिया गया आपका। कल तक लोअर लेवल के एक छोटे से सुपरवाइजर थे, आज प्रोडक्शन मैनेजर हो। कल बेटा फाइनेंस मैनेजर थे, आज सीईओ। कल बेटा सीईओ थे, आज भगवान को प्यारे हो गए। हाँ बाबू, बाबू प्रमोशन क्या है? बड़े आराम से सुन रहे थे तो मैंने कहा मैं भी कुछ बता ही दूं तुम्हारे को। लो बेटा, प्रमोशन रेफर्स टू द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। और बेटा जब आप वर्टिकली शिफ्ट करते हो, यानी कि जब भी प्रमोशन होता है, आपकी रैंक बढ़ती है, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन बढ़ती है, आपके पे पैकेजेस बढ़ते हैं, आपकी फैसिलिटी बढ़ती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ बढ़ती है। सर मिडिल लेवल के फाइनेंस मैनेजर और आज ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, कल तक क्या फैसिलिटी थी? सारे मैनेजर एक रूम में बैठते थे, आज पर्सनल कैबिन है। कल तक कूलर की हवा खाते थे, आज एसी है बेटा। कल बेटा किराए की गाड़ी में आते थे, आज ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी BMW दी है बेटा। कल तक बेटा किराए के मकान में रहते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट है बेटा। तो फैसिलिटीज तो बढ़ेंगी, पे पैकेजेस भी बढ़ेंगे, अथॉरिटी पावर बहुत बढ़ेगी बेटा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी बेटा, रैंक स्टेटस ओहदा हर चीज बढ़ जाएगी बेटा। अच्छा एक सिंपल सी बात बता रहा, अगर इतना समझ आया तो समझ में आ गया होगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन किसका ज्यादा होता है, ट्रांसफर या प्रमोशन? मानते हो ना बेटा, प्रमोशन रिजल्टेड इनटू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। ट्रांसफर से क्या यार, मन भी नहीं करेगा उठ के आने को। कल भी 9th 10th पढ़ा रहे थे, आज भी 9th 10th, बस सब्जेक्ट बदल गया। कल भी 11th 12th पढ़ा रहे थे, आज भी 11th 12th, सब्जेक्ट ही तो बदल गया। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हमेशा बेटा आपको प्रमोशन देता है, ठीक है ना। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों साथ में कैसे? एग्जाम्पल, उसे हम ट्रांसफर नहीं बोलते, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज की भाषा में ट्रांसफर का मतलब होता है जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हो ऑन द सेम रैंक। चलो जी बेटा एक काम करना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अभी रीड मत करना, मैंने पढ़ाई नहीं है,
लेकिन ट्रांसफर और प्रमोशन पे एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है, इंटरनल सोर्सेज पे शॉर्ट नोट दिया हुआ है, वो पढ़कर बताओ कि इतनी बात ओके है क्या बेटा। एक्सटर्नल सोर्सेस 10 मेथड से हो सकता है, ठीक है जी। ये चर्चा बहुत लंबी चर्चा है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। खैर लेकिन बहुत अच्छे से समझना है इसको बेटा। और आपको बता देता हूं केस स्टडी ना यहां से ज्यादा बनती है, यहां तो यार ये तो बहुत हल्का सा टॉपिक है। चलो एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे बेटा, सीक्वेंस से नहीं करेंगे बात। आपके नोट्स में ये बताओ, कैजुअल कॉलर सेकंड नंबर पे लिखी गई है, हेडिंग सेकंड नंबर पे लिखी गई है। चलो इसकी बात करेंगे, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, सब सामने, सर सामने देखना मेरी तरफ। बाबू पहले मैं एक हल्की सी चर्चा एक्सटर्नल सोर्स पे कर दूं और फिर वापसी आता हूं मैं कैजुअल कॉलर सेकंड हेडिंग पढ़ाऊंगा, पहले सेकंड मेथड। बेटा जनरल केस में, पहले जनरल केस समझ लेना, फिर एक्सेप्शन की बात करूंगा। जनरल केस में इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सस्ते होते हैं बेटा और बहुत सिंपल होते हैं, यानी कि सिंपल एंड इकोनॉमिकल। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा सिंपल एंड इकोनॉमिकल, आप सोचो 11th-12th का टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ाता है बेटा, मुझे उससे इकोनॉमिक्स पढ़ानी है बेटा, मैं उसका टेस्ट लूं, इंटरव्यू लूं उसका, मुझे क्या जरूरत पड़ी बेटा, मेरे पास अकेला ऑप्शन है। मान लो इंटरव्यू में आज बिठा दूं बेटा और रिजेक्ट हो जाए तो क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो क्या बाबू मेरे को इंटरव्यू टेस्ट लेना पड़ता है? जब भी मैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करता हूं बेटा, मैं कोई इंटरव्यू कोई टेस्ट करता ही नहीं बंदे का, चल भाई कल से पढ़ाइए, सिंपल है। दूसरी बात मैंने बोला इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है बेटा। मैंने कहीं वैकेंसी को एडवर्टाइज करा, कहीं खर्चा करा वैकेंसी को एडवर्टाइज करने का? कुछ भी नहीं, मैंने तो बताया नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली, जैसे ही वैकेंसी निकली मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिल कर दी, ना तो मैंने पैसा खर्चा ना ही मैंने किसी प्रोसेस पे टाइम लगाया। इंटरनल सोर्सेज जनरली सस्ते होते हैं और सस्ते होने के साथ साथ सिंपल होते हैं, कोई प्रोसेस नहीं है बेटा, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रेफरेंस चेक नहीं, कोई बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं मांगा उससे, चल भाई चल कल से पढ़ा बस, ओके बात। एक्सटर्नल सोर्सेज जनरली महंगे होते हैं और बेटा मुश्किल भी होते हैं। आप खुद सोचो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 2 टीचर की वैकेंसी निकली, मैंने बेटा न्यूज़पेपर में ऐड दिया, पहली बात मैंने खर्चा किया यार। देखो अगर बोलना पड़ेगा, अगर समझना है तो, ये वाले एटीट्यूड के साथ पढ़ाई नहीं होती। सर न्यूज़पेपर में ऐड दिया, खर्चा किया होगा मैंने। न्यूज़पेपर में एक पेज आता है, आपको पता हो शायद, क्लासीफाइड के नाम से, आपको तो मैट्रिमोनियल का पता होगा खाली, हाँ वही पढ़ते हो तुम और क्या बेटा। क्लासीफाइड के नाम से एक पेज आता है जिसपे सारी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई होती हैं बेटा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्कूल ने भी बेटा 2 टीचर की वैकेंसी उसमें एडवर्टाइज करी, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस सुटेबल कैंडिडेट मिले बेटा। एक वैकेंसी पे 40 लोगों ने अप्लाई करा, एक वैकेंसी पे 30 टीचर ने अप्लाई करा। पहली बात महंगा है, खर्चा आपने कर दिया बेटा जब न्यूज़पेपर ऐड दिया। और आपको बता देता हूँ न्यूज़पेपर एक वर्ड के हिसाब से पैसे चार्ज करता है। एक दिन मुझे भी किसी काम से 17 वर्ड बेटा प्रिंट कराने पड़े थे, 17 वर्ड के 1600 कुछ रुपए दे के आता, यानी कि पर वर्ड 100 रुपये, ठीक है ना। तभी जब आपसे लिखवाई जाती है ना बेटा ये सब चीज़ें, तो आप इंग्लिश में लिखते हो यार, ये मत कहना नहीं लिखते, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट आपके कोर्स का पार्ट होगा, तो आपको बोला जाता है वर्ड लिमिट 50, इसीलिए बोला जाता है वर्ड लिमिट 50, ताकि बेटा आदत पड़ जाए, बाद में पैसे ना ठुकवाना तुम। एक वर्ड के 100 रुपये हैं, तो समझ सकते हो आप। तो बेटा हुआ क्या, आपने खर्चा कर दिया, अब 40 टीचर आए एक जॉब पोजीशन के लिए, एक जॉब है। आप सोचो बेटा 40 की जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस करना आसान बात है, 40 का टेस्ट कंडक्ट करना, इट इन्वॉल्व सम टाइम यार, इंटरव्यूज, 40 के इंटरव्यू, हर चीज में टाइम लगता है बेटा। तो यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज महंगे होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी हैं, खाली महंगे नहीं है बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेज कॉम्प्लेक्स भी हैं, महंगे भी हैं, और ये सिंपल भी हैं और इकोनॉमिकल भी है। लेकिन हर एक के साथ अपनी मेरिट और डीमेरिट है बेटा, ये नहीं कह सकता कि मैं एक्सटर्नल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं है, हर चीज में अपनी कमी होती है, ठीक है। खैर धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं, 10 मेथड है। सबसे पहले सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं, मेथड का नाम है कैजुअल कॉलर्स। सर सुनना, और मजेदार बात है बेटा सुनना। बाबू एक कहानी बताऊंगा, ऑल्दो कहानी का बेटा प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूंगा। बाबू सुन लो, मान लो जब मैं सीए क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, अब मुझे जॉब चाहिए, तो
तो मैंने क्या करा बेटा, एक बायोडाटा लिखा अपना, ठीक है, और पहुंच गया बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब नहीं मिल रही मेरे को, मान लो ऐसा कुछ है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया। मैंने कहा क्या आपके यहाँ पर सीए की पोस्ट वैकेंट है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो सीए एग्जिस्टिंगली काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, हम कोई मूड में नहीं है निकालने के भी, और बेटा अभी कोई वैकेंसी है नहीं सीए लायक। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, ये बायोडाटा मेरा रख लो, जब वैकेंसी क्रिएट होगी मुझे बता देना। उन्होंने कहा ठीक। ऐसे बेटा मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन में घूम कर आया और 11वीं में मान लो मेरी नौकरी लग गई। 10 जगह पर मैं अपना बेटा बायोडाटा छोड़कर आया हुआ, ठीक है, ओके बात। बेटा जैसे मैं छोड़कर आया हूं, हजारों एम्प्लॉय हजारों ऑर्गेनाइजेशन के धक्के खाते होंगे बेटा, ठीक है ना। आज की तारीख में तरीका बदल गया बस बेटा बायोडाटा छोड़ने का। आज की तारीख में आप ईमेल में छोड़ देते हो, पहले फिजिकली जाके छोड़ के आते थे बेटा, बस तरीका ही बदल गया, बात वही है। तो आपको नहीं लगता ऑर्गेनाइजेशन के पास अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट की लिस्ट होती होगी, बंडल होते होंगे? मैं बेटा जिन स्कूल्स के ऑडिट करता हूं, मैं देखता हूं एक एक दिन में 10-10 टीचर के रिज्यूमे आते हैं। एवरेजली एक साल के 2-2 हजार रिज्यूमे आ जाते हैं छोटे छोटे स्कूल में, 2-2 हजार रिज्यूमे। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हाल क्या होते होंगे? मेल ही भरी रहती होगी भाई सारा दिन। आपको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की तो कोई कमी नहीं है, और लोग क्वालिफाइड कितने कितने हैं बेटा, पीएचडी क्वालिफाइड बैंक के पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तो बेटा क्या ऑर्गेनाइजेशन की मेल की हालत होती होगी बेटा, कितने अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट होते होंगे, ठीक है ना, जिनको जॉब नहीं मिली बेटा, जिन्होंने आपके पास रिज्यूमे छोड़े हुए। अब एक बात सोचना, आज मैं बोलता हूं 2 साल के बाद एक सीए की वैकेंसी क्रिएट हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैं पहले दिन रिज्यूमे देके आया था। उनके पास मेरे जैसे 20 सीए के रिज्यूमे पड़े हैं। नॉर्मली एक्सटर्नल सोर्सेज महंगे होते हैं, पर बेटा कैजुअल कॉलर बहुत सस्ता है। मैंने पहले कहा था ना, मैं जनरल बात बता दूं, बेटा महंगे होते हैं नॉर्मली, लेकिन कैजुअल कॉलर बहुत सस्ता है। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय चाहिए बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सीए नहीं है बेटा, उन्हें बाहर से चाहिए यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेस। उन्होंने क्या करा, रिज्यूमे खंगालने शुरू करे। अच्छा ये सीए लो जी, एक रिज्यूमे, ऐसे करते करते 10 रिज्यूमे बाहर निकाले, 10 को कॉल लगाई, कैजुअली कॉल कर रहे हैं, इसी का नाम कैजुअल कॉलर है बेटा। कॉल लगाई कि हमारे यहां पर सीए की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है या इंटरेस्टेड हो, हम फला फला दिन एक टेस्ट और एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आप प्रेजेंट रहना। 10 के 10 को कॉल कर दी, कॉल काट दी। खर्चा हुआ? कोई खर्चा नहीं हुआ। और एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो। सब के सब आएंगे, चाहे एग्जिस्टिंगली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे बेटा, आएंगे भी जरूर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी लेकर, झूठ बोलकर। सर आपने भी देखा होगा ऐसी चीजें, मैंने तो बहुत ही देखी हैं ये चीजें, ठीक है ना, सब ऐसे ही करते हैं ना बेटा। तो बाबू क्या कैजुअल कॉलर ने खर्चा कराया आपका? नहीं बेटा, सारे के सारे वो 10 लोग प्रेजेंट हो गए, आपने टेस्ट कंडक्ट करा, इंटरव्यू कंडक्ट करा, एक को सिलेक्ट करा, बाकी 9 रिजेक्ट हो गया जी सिलेक्शन। समझ में आया बेटा कैजुअल कॉलर क्या चीज है? अच्छा चलो एक बात बोल देता हूं, आपके सब्जेक्ट मैटर का मुद्दा है, क्लास 12th का मुद्दा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा एंड रिज्यूमे। मैं आपको इंग्लिश के टीचर की बात बता देता हूं पहले ही। बायोडाटा / रिज्यूमे / करिकुलम विटे एक ही बात होती है। लो लिखना शुरू करो बच्चों, इसका फॉर्मेट ऐसा है, इंग्लिश में हमें बना के आना, पेपर में आता, ठीक है ना। बायोडाटा / रिज्यूमे / करिकुलम विटे, मैं कह रहा हूं डिफरेंस बताओ, तो एक तो नहीं हो सकता जब मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं तो। बायोडाटा और रिज्यूमे में कुछ फर्क होता है क्या? मतलब क्वालिफिकेशन मतलब पर्सनल डिटेल, बस बायोडाटा पर्सनल डिटेल होती है। और रिज्यूमे वो रिज्यूमे होता है। आपको बता देता हूं बेटा, फ्रेशर इंसान हमेशा बायोडाटा सबमिट करता है, क्योंकि फ्रेशर के पास क्या होता है, अपनी पर्सनल डिटेल बतानी है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं ये बताना है। और जो इंसान एक्सपीरियंस होता है, 3 जगह 4 जगह 2 जगह नौकरी कर चुका है, वो हमेशा रिज्यूमे सबमिट करता है, अपनी पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन के अलावा अपना एक्सपीरियंस बताता है। ये फर्क होता है बायोडाटा और रिज्यूमे में। चलो खैर छोड़ो, वो इंग्लिश हमारी तो बस की बात नहीं, वो जूत से बाहर है हमारे। चलो खैर आगे बढ़ना बेटा। बाबू कैजुअल कॉलर बात क्लियर हुई।
आगे बढ़ते हैं। थर्ड हेडिंग वर्सेस नाइन्थ हेडिंग दोनों कंपेयर करके पढ़नी है। थर्ड में लिखा गया होगा एड और नाइन्थ में लिखा गया होगा एड ऑन टेलीविजन। सर सुनना, बहुत काम की बात, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या भाई? थर्ड में बोल दिया आपने ऐड, जब आपने ऐड बोल दिया तो ऐड में तो सब कुछ आ गया था, नाइन्थ में बोलने की क्या क्या जरूरत थी आपको ऐड ऑन टेलीविजन? देखो बेटा एक बात सुन लो, नाइन्थ वन इज स्पेसिफिक। अगर नाइन्थ ने बात किया ऐड ऑन टेलीविजन की, तो यानी कि थर्ड में मुझे बात करनी है सारे ऐड की, लेकिन टेलीविजन ही, एक्सेप्ट टेलीविजन। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं तो थर्ड हेडिंग का से मेरा जो मतलब है वो है ऐड ऑन न्यूज़पेपर बिजनेस मैगजीन्स, ठीक है ना? और बेटा ऐड ऑन न्यूज़पेपर बिजनेस मैगजीन पे मुझे कोई खास चर्चा नहीं करनी, मैं अभी बता चुका हूं। क्लासिफाइड करके एक पेज आता है बेटा, सारी आज की तारीख में, और आज की तारीख में भी इन द मॉडर्न टाइम टू, बेटा इसने अपनी यूटिलिटी नहीं खोई। मॉडर्न जमाने में जहां हर चीजें बेटा वेबसाइट पर चली गई हैं, आज है इंडिया में भी बहुत सारी वेबसाइट जो आपको जॉब देती हैं, लेकिन बेटा इसकी यूटिलिटी आज भी बनी हुई है। आज भी बेटा क्लासिफाइड का पूरा पेपर उठाकर देखो, न्यूज़पेपर में शुरू से लेकर आखिरी तक खचाखच फुल है। और आपको बता देता हूं बेटा, एड से हमेशा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सन रिक्रूट होते हैं, पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा ही पढ़ेगा न्यूज़पेपर, अनपढ़ नहीं पढ़ेगा। ये ना कह देना स्कूल में पियोन की जरूरत है, जितने मर्जी बेटा न्यूज़पेपर में ऐड दे दो कुछ नहीं होगा। टीचर मांगोगे बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा या थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा, मिलेगा न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड पर्सन बेटा एड ऑन न्यूज़पेपर से रिक्रूट होते हैं आज भी, बहुत एक्सटेंट तक। रही बात एड ऑन टेलीविजन की, बड़े काम की बात बोलता हूं बेटा, मेरे को कोई एड ऑन टेलीविजन, किसी ने देखा टीवी एड कोई कंपनी कर रही हो वैकेंसी का, यार एक टीवी एड 5 करोड़ पी जाता है, 5 करोड़। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने तो आज तक एड नहीं देखा यार इनका भी, चाहे बेटा टॉप लेवल की वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे सीईओ एमडी की वैकेंसी क्यों ना है बेटा, मैंने नहीं आज तक ऐड देखा। 5 करोड़ फूक कर बेटा एक टॉप लेवल का पर्सन रिक्रूट करना, मुझे तो उसमें भी समझदारी नहीं लगती। तो सर ये हमारे कोर्स में कहां से लिखा हुआ है? गलत नहीं है, काट दो। एड ऑन टेलीविजन किसी ने तो देखा होगा यार, ऐड ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ऐसा ऐड सिर्फ 2-3 जने ही कर सकते हैं इंडिया में, और आपको बता देता हूं मेनली गवर्नमेंट, पहली बात, ठीक है ना? पायल करिए, मैं कर सकती हूं ऐसा ऐड। पायल के पास बहुत अच्छे अच्छे नौकरी के ऑफर हैं आपके लिए। एक वो नौकरी है नहीं पायल, 1 करोड़ रुपए महीना वाली, जिसमें ट्रेन के आगे वो बल्ब लेकर भागना है, ट्रेन की लाइट खराब है। एक 5 करोड़ रुपए महीना वाली भी है ना? 22,000 वाट की तारें लगी हुई हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के, उस पर गीला पोछा मारना, वो 5 करोड़ रुपए महीना। चलो जी, तो ही कर सकती है टीवी ऐड, फिर और तो कोई कर ही नहीं सकता। लो बेटा, टीवी ऐड नॉर्मल केस में आप देखते हो बेटा इंडियन आर्मी करती है, देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना देखा हो। नेवी ऐड करती है, देखा है कभी ऐड? सिर्फ वही करते हैं ऐड, और कोई नहीं करता ऐड, कोई भी टीवी ऐड नहीं करता। सोल एग्जांपल है बेटा ऐड ऑन टेलीविजन का। सिर्फ इंडियन आर्मी को देखते हो आप, नेवी को देखते हो ऐड करते हुए बेटा, और कोई नहीं करता। यानी कि गवर्नमेंट ही ऐड कर सकती है, ऐसे कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसे ऐड नहीं देता बेटा। तो ऐड ऑन टेलीविजन भी एक एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूट करने का साधन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में यूज में नहीं होता इतना, ठीक है जी? बढ़े आगे बेटा बाबू, 10th हेडिंग देखना, हेडिंग का नाम है वेब पब्लिशिंग, ठीक है ना? 10th हेडिंग का नाम है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब, इधर देखो मेरी तरफ, वेब पब्लिशिंग मतलब वेबसाइट के थ्रू रिक्रूट करना, ठीक है ना बाबू? है इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बेटा, आपने वेबसाइट के नाम भी सुने होंगे, शादी.com, मैट्रिमोनियल.com, नौकरी तो देते हैं वो। अच्छा बाबू, काकू को तो बहुत पहले से एक्सपीरियंस है बाबू। 3 अच्छी अच्छी वेबसाइट है, नाम याद रखना, नौकरी.com, jobstreet.com एंड monster.com। नौकरी.com, jobstreet.com और monster.com 3 अच्छी वेबसाइट है बेटा, जो आज की तारीख में नौकरी देने का काम करती हैं बेटा। एम्प्लॉयर के लिए भी भला है, एम्प्लॉई के लिए तो भला भला है। देखो मैं बोलता हूं, आपने 12th क्वालिफाई करा और एक बेटा कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया 3 महीने का किसी भी चीज में, ठीक है ना? मैं आपको बोलता हूं इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है?
आपने बेटा अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी naukri.com पर कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक फ्रेशर हूं, मैं डील करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर रिक्रूट कर रखे हैं, उनको भी एक फ्रेशर चाहिए आज की तारीख में, ठीक है ना। फ्रेशर क्यों बेटा? क्योंकि सैलरी कम लेता है, एक्सपीरियंस पर्सन की हमेशा सैलरी ज़्यादा होती है। उन्होंने क्या करा, वेबसाइट पे बेटा लॉगिन करा, एम्प्लॉयर का लॉगिन अलग होता है, एम्प्लॉई का लॉगिन अलग होता है। उन्होंने देखा अच्छा इतने इतने पर्सन यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये सब फ्रेशर हैं, कॉल लगाई, बुला लिया, आपको बेटा हो गया सिलेक्शन। तो आज की तारीख में एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई दोनों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है बेटा वेब पब्लिशिंग। और बेटा मॉडर्न एरा है, आपको पता है इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। पुराने सारे मेथड खत्म हो जाएंगे बेटा, ये मेथड लेकिन बेटा जिंदगी भर रहेगा। तो वेब पब्लिशिंग एक बहुत अच्छा मेथड है। अभी मैंने 4 चीज़ों की चर्चा कर दिया, पहले मुझे 4 चीज़ें रीड करके बताओ कि ओके होगी क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बच्चों, बाय बाय।